हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं इंडिया के एक महान राजा अशोका के बारे में, जिन्होंने बहुत सारे एरियाज को जीतने के बाद में वॉर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। चलो इस शानदार वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि डायनेस्टी क्या होता है। डायनेस्टी में क्या होता है कि एक ही फैमिली के जो रूलर्स हैं वो एक के बाद एक राज करते हैं। जैसे मौर्य डायनेस्टी है, वो अपने आप में एक डायनेस्टी है क्योंकि उसमें चंद्रगुप्ता, फिर उनके सन बिंदुसारा, फिर उनके सन जो है अशोका, उन्होंने राज किया। अब अशोका का जो एम्पायर है, अशोका का जो किंगडम है, वो किंगडम से बहुत बड़ा था, इसलिए उसको एम्पायर कहा जाता है। वास्तव में एम्पायर का मतलब वो है जो कि किंगडम से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे नोट्स और जो कॉइन्स हैं, वो हमारी हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। उनमें आपने ये जो लॉयन कैपिटल है उसके आपने फोटो देखी होगी। तो ये जो रियल में कहाँ है इसके बारे में आपको अगर अक्सर विचार आता हो, तो ये जो रियल में जो लोइंस जो दिखाई देते हैं, ये हमारे यहाँ पे स्टोन पे कर्व किए गए हैं। और ये सारनाथ का जो पिलर है जो कि बहुत विशालकाय है, उस पे ये कर्व किए गए हैं, जिसके बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। अशोका जो है वो इंडिया की हिस्ट्री में जो ग्रेटेस्ट रूलर्स हैं उनमें से एक है, और उन्होंने अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाए थे, जो कि पिलर्स पे गुदवाए गए थे या रॉक्स पे छपवाए गए थे। और इन सब में क्या लिखा हुआ है उनको जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि उनके किंगडम को एम्पायर क्यों कहा गया। मैंने जैसा कि बताया कि उनका जो किंगडम था वो बहुत अधिक विशाल था, इसलिए उसे एम्पायर कहा गया। और अशोका ने जिस एम्पायर पे रूल किया था वो उनके ग्रैंडफादर के द्वारा फाउंड किया गया था। उनके ग्रैंडफादर का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने लगभग 2300 ईयर्स पहले इस मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया था। उनका सपोर्ट किया था चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बहुत ही समझदार बुद्धिमान गुरु ने। और बहुत सारे चाणक्य के जो आइडियाज हैं वो एक किताब में लिखे गए हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो आज के समय में भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रखती है। अशोका की एम्पायर की अगर हम लोग बात करें तो अशोका के एम्पायर में हम देख सकते हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जिनको ब्लैक डॉट के द्वारा दिखाया गया है। ये कौन कौन से हैं? पाटलिपुत्रा, तक्षशिला और उज्जैन। पाटलिपुत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा पाटलिपुत्र जो है वो यहाँ पे है। तक्षशिला जो है वो हमारा यहाँ पे है। और उसके अलावा उज्जैन की बात करें तो उज्जैन हमारा यहाँ पे इंडिया के मैप में यहाँ ये दिखाई दे रहा है। ये जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उनको हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि ये बहुत उस समय अपनी इंपॉर्टेंस रखते थे। तक्षशिला की अगर मैं बात करूं तो तक्षशिला जो था नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया के लिए गेटवे की तरह काम किया करता था। उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन जो है हमारे नॉर्थ से साउथ का जो रूट है उसके लिए एक मेन पॉइंट हुआ करता था, जहाँ मर्चेंट, ऑफिशियल्स, क्राफ्ट पर्सन्स आदि लोग जो है इन बड़े बड़े सिटीज में रहा करते थे। और उसी के साथ में अगर विलेजेस की बात करें तो वहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे। सेंट्रल इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट थे और वहाँ से बहुत सारा सामान जो है वो मिलता था। और यहाँ पे जानवरों को भी हंट किया जाता था। और अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, अलग अलग जाति समुदाय के जो लोग हैं रहते थे, और अलग अलग प्रकार की भाषाएं वो लोग बोलते थे। और स्वाभाविक रूप से उनका खाना और भी उनके जो कपड़े थे वो भी अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे। ऐसी जगह जहाँ पे अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो पाए गए हैं वो रेड डॉट से यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब आप अगर इस पूरे मैप को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इंडिया के ऊपर से लेके नीचे और ईस्ट वेस्ट चारों तरफ आपको रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब अशोका का जो एम्पायर है वो इतना बड़ा था कि उन्होंने इतनी जगह पे ये रेड डॉट्स वाले जो पॉइंट दिखा रहे हैं वहां पे अपने इंस्क्रिप्शंस लगवाए थे या छपवाए थे। एम्पायर जो है वो किंगडम से अलग क्यों है? एम्पायर जो है वो किंगडम से अलग इस प्रकार से है कि उन्हें बहुत अधिक रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है और किंगडम से वो बहुत अधिक गुना बड़े होते हैं। और अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें आर्मी की आवश्यकता भी होती है। इसलिए जब इतनी सब चीज़ों की उन्हें व्यवस्था करनी है तो उसके साथ में उन्हें क्या करना होगा, बहुत सारे ऑफिशियल्स की भी आवश्यकता होगी जो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हो। एम्पायर को रूल किस प्रकार से किया जाता था? जैसा कि आपको बताया गया, एम्पायर जो है वो बहुत बड़े हुआ करते थे, तो अलग अलग पार्ट्स जो है वो अलग अलग तरीके से रूल किए जाते थे।
जैसे कि पाटलिपुत्र के आसपास का जो इलाका हुआ करता था, वो डायरेक्ट एम्परर के कंट्रोल में हुआ करता था। इसका मतलब वहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे, वो टैक्सेस को कलेक्ट करते थे, फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन्स और ट्रेडर से, जो कि वहाँ पे और उसके आसपास के एरिया में रहा करते थे। ऑफिशियल्स ऐसे लोग जो कि रूलर के ऑर्डर को नहीं मानते थे, उन्हें पनिश किया जाता था। बहुत सारे ऑफिशियल्स ऐसे भी थे जिन्हें सैलरी मिलती थी। मैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था और उसमें स्पाइज, जासूस भी होते थे, जो इन ऑफिशियल्स पे और बाकी अन्य लोगों पे नजर रखते थे। हाँ, और एम्परर जो है वो इन सब लोगों पे अपनी विशेष नजर रखता था। रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स होते थे या सीनियर मिनिस्टर्स जो होते थे, वो एम्परर की हमेशा सहायता किया करते थे। बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस थे जिनको रूल करने के लिए अलग-अलग हिस्सों में बाँटा गया था, जैसे कि तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया। यहाँ पे हालाँकि कुछ कंट्रोल जो है वो पाटलिपुत्र रॉयल पीपल वो भी कंट्रोल उनको किया करते थे, जैसे कि गवर्नर्स जैसे लोग हुआ करते थे जो उनको कंट्रोल किया करते थे। और यहाँ पे लोकल कस्टम्स हैं और रूल्स हैं, उनको फॉलो किया जाता था। और इसी के साथ-साथ में बहुत बड़े-बड़े ऐसे भी एरियाज़ हुआ करते थे, जिनको मौर्य लोग जो है वो कंट्रोल करते थे। और इसी के साथ-साथ में वो रोड्स और रिवर्स जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए या किसी भी सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए काम में आती थी, उनको भी वो लोग कंट्रोल किया करते थे और इन्हीं के द्वारा वो टैक्स और ट्रिब्यूट भी प्राप्त करते थे। अब जैसे कि अर्थशास्त्र में बताया गया है, नॉर्थ वेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट था ब्लैंकेट्स के लिए, और साउथ इंडिया जो है गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के लिए इम्पोर्टेंट था। इसी के साथ साथ में ये लोग ट्रिब्यूट्स जो है वहां से वो भी प्राप्त करते थे। अब मैंने बार बार आपके सामने ट्रिब्यूट नाम का शब्द काम में लिया है। ट्रिब्यूट का मतलब ये है जो रेगुलर बेसिस पे लोगों से लिए जाते थे, और इन ट्रिब्यूट में अलग अलग प्रकार की चीजें हो सकती थी जो लोगों की इच्छा से या बिना इच्छा से भी ली जा सकती थी। बहुत सारे फॉरेस्ट वाले इलाके थे, लोग इनमें रहा करते थे और वो आज़ादी से वहाँ रहते थे, उनको किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं था। और उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे मौर्यन ऑफिशियल्स को एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी और वैक्स जो है वो सप्लाई किया करते थे। एम्परर और कैपिटल सिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। मेगास्थनीज जो कि वहाँ पे एक एम्बेसडर रहे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एम्बेसडर के रूप में यहाँ पे आए, और वो सेल्यूकस निकेटर जो वेस्ट एशिया से हैं, ग्रीक रूलर, उनके यहाँ से आए थे। मेगास्थनीज ने अपने जो विवरण दिए हैं उनमें यहाँ के बारे में लिखा है कि जब भी राजा पब्लिक प्लेस में आया करते थे तो उनका बहुत शानदार जुलूस हुआ करता था। उनमें गोल्डन पालकी में बैठ के वो लोग आते थे। उनके गार्ड जो है वो एलिफेंट जो कि सोने चांदी से सजे हुए होते थे, उनकी सवारी करते थे। और कुछ गार्ड्स जो हैं वो ट्रीज को साथ लेके चलते थे जिसमें बर्ड्स रहा करते थे। उनमें ट्रेंड पैरेट्स भी रहा करते थे। और उसी के साथ साथ में वो एम्परर के चारों तरफ सर्कल किया करते थे। राजा हमेशा आर्म्ड वुमेन से घिरा हुआ रहता था, क्योंकि राजा को ये हमेशा डर रहता था कि कोई मैन उनको मार सकता है। इसलिए वो अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते थे, और जब भी वो कुछ खाते थे उससे पहले उनके सर्वेंट्स खाते थे, ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई पॉइजन या कुछ भी नहीं हो। और हमेशा जब भी वो सोते थे तो एक ही बेडरूम में लगातार 2 नाइट्स तक वो नहीं सोते थे। उन्हें अपनी सुरक्षा की बहुत अधिक चिंता रहती थी। और पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये एक बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल सिटी था, और इसके चारों तरफ बहुत बड़ी दीवार बनी हुई थी। यहाँ पे लगभग 570 टावर्स थे और जिसके 64 गेट्स थे। यहाँ पे हाउसेज जो थे वो 2 से 3 स्टोरीज के थे, जो कि वुड और मड और ब्रिक से बने हुए थे। और किंग का जो पैलेस था वो वुड से बना हुआ था और स्टोन कर्विंग से ये डेकोरेटेड था। और इसी के साथ साथ में ये गार्डन्स और ऐसे इंक्लोजर्स जिनमें बर्ड रखे जाते हैं उनसे भी घिरे हुए थे। अशोका जो है वो एक बहुत ही विशेष प्रकार के रूलर थे। मौर्यन डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे फेमस जो है वो है अशोका, क्योंकि वो एक ऐसे रूलर हैं जिन्होंने अपने मैसेज को, अपने संदेश को लोगों तक इंस्क्रिप्शंस के द्वारा पहुंचाने का काम किया। उनके अधिकतम जो इंस्क्रिप्शंस है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए, और उसके लिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो काम में ली गई है। अशोका का जो कलिंगा का वार हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कलिंगा जो है वो कोस्टल उड़ीसा का पुराना नाम है। अशोका ने एक युद्ध कलिंगा के विरुद्ध लड़ा था, और ये युद्ध इतना भयानक हुआ था, इसमें इतना खून बहा था
कि उसके बाद में अशोक ने डिसाइड किया कि वो कभी भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। दुनिया के केवल वो एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने जीतने के बाद में भी लड़ाई का जो विचार है वो छोड़ दिया था। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं कलिंगा वार के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे राजा बनने के 8 साल बाद में मैंने कलिंगा को कॉन्कर किया, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग जो हैं वो कैप्चर किए गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। और इसने मुझे बहुत अधिक दुख से भर दिया, क्योंकि जब भी किसी इंडिपेंडेंट लैंड को कॉन्कर किया जाता है तो लाखों की संख्या में लोग मरते हैं, बहुत सारे कैदी बना लिए जाते हैं, ब्राह्मण्स और मॉन्क्स ये सब लोग भी मरते हैं। तो इनके रिलेटिव्स, इनके फ्रेंड्स, उनका क्या होता है, बहुत सारे स्लेव्स और सर्वेंट्स मर जाते हैं और उनके प्रियजन जो है वो भी मर जाते हैं। तो इसके कारण से अशोका जो है वो बहुत अधिक दुखी हो गए और उन्होंने धमा का जो रास्ता है वो अपना लिया। धमा का मतलब एक्चुअली संस्कृत का जो धर्मा होता है उसको प्राकृत में धमा कहा जाता है। तो उन्होंने इसका रास्ता अपना लिया और उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरह से जीतने के बजाय उनको धर्म या सही रास्ते से जीता जाए तो वो सही होगा। इसीलिए उन्होंने अपने जो मैसेज हैं वो इंस्क्रिप्शंस में छपवाए थे, ताकि आने वाले उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनके सन या ग्रैंडसन हैं, वो वार के बारे में नहीं सोचे, वो इस बारे में सोचे कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से रहना है, हमें लोगों को शांति का पाठ पढ़ाना है। अशोका का धर्म या धर्म क्या था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अशोका के धर्म में ये नहीं था कि हम लोग गॉड को वर्शिप करें या हम लोग सैक्रिफाइस दें। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों को देखभाल करता है, उन्हें शिक्षा देता है, उसी प्रकार से मेरी जिम्मेदारी मेरी जनता के प्रति है। वो बुद्धा की टीचिंग से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनसे वो चिंतित थे। उनके एम्पायर में जो लोग हैं अलग अलग प्रकार के रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, कई बार उनमें इन चीज़ों को लेके विवाद होते हैं, जानवरों की बलि दी जाती है, स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता है, और परिवार और आपस में झगड़े होते हैं, पड़ोसी पड़ोसियों में झगड़े होते हैं। अशोका ने सोचा कि इन सारी समस्याओं को सुलझाना चाहिए, इसलिए उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स की नियुक्ति की, जिन्हें धम्मा महामता कहा जाता था, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को धर्म की शिक्षा दिया करते थे। और इसी के साथ साथ में अशोक ने जो अपने मैसेज हैं वो रॉक्स पे, पिलर्स पे छपवाए, और उन्हीं के साथ साथ में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको उनके ऑफिशियल्स जो है ये सारी चीजें पढ़ के सुनाया करते थे। अशोका ने अपने जो मैसेंजर्स हैं जो कि उनके धर्म के पाठ को पढ़ाते थे, उनको बहुत सारी अन्य जगह पे भी भेजा, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका। उन्होंने बहुत सारे वेल्स बनाए, रोड्स बनाए, रेस्ट हाउसेस बनाए, उसी के साथ साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट की भी उन्होंने व्यवस्था की, ना केवल मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी। इसका मतलब अशोक जो थे वो बहुत ही उदार, काइंड व्यक्ति थे। अशोका का अपनी जनता के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति क्या मैसेज था? अशोका ने ये कहा कि हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जब बच्चों की शादी होती है तो हम लोग बहुत सारी परंपराओं को फॉलो करते हैं, जब बच्चे जन्म लेते हैं या हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो भी बहुत सारे रिचुअल्स या परंपराओं को हम फॉलो करते हैं। इन रिचुअल्स का कोई मतलब नहीं है, इनके बजाय हमें क्या करना चाहिए, कुछ अन्य प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए। ये सारी प्रैक्टिसेस कौन सी है? उन्होंने कहा कि हमें स्लेव्स और सर्वेंट्स के प्रति जेंटल होना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें सभी लोगों के साथ में दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, और ब्राह्मण और मॉन्क्स को गिफ्ट देनी चाहिए। और अपने धर्म की बड़ाई करना और दूसरों की बुराई करना बहुत गलत बात है। हमें प्रत्येक धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम अपने धर्म का भी सम्मान करें और दूसरे धर्म का भी सम्मान करें, उनकी भी हम बुराई ना करें। अगर उनकी हम बुराई करेंगे तो अपने धर्म का सम्मान हमारे लिए कहाँ बचा? ऐसा वो मानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा कि उनके इंस्ट्रक्शंस हैं वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें हमें अपनाना चाहिए, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी समय पे दुनिया के अन्य कोनों में क्या हो रहा था उसकी बात करें, जब लगभग यहाँ पे इंडिया में मौर्यन एम्पायर चल रहा था, तो लगभग 2400 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, चाइना में ग्रेट वॉल का निर्माण किया जा रहा था। ये जो चाइना की ग्रेट वॉल है, इसे यहाँ के जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है उसको बचाने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पेस्टोरल लोग जो हैं वो अक्सर आया करते थे। इसी के साथ साथ में इस वॉल के जो एडिशंस हैं
यानी इसमें जो आगे बढ़ाया गया वो लगभग 2000 ईयर्स तक चला, क्योंकि समय समय पे इसकी सीमाएं जो है, इसकी बाउंड्री जो है वो बदलती रही। ये वॉल है लगभग 6400 किलोमीटर लॉन्ग है और स्टोन और ब्रिक से बनी हुई है। और इसी के साथ साथ में इसके टॉप पे एक रोड भी बनी हुई है। बहुत सारी संख्या में लोगों ने इसको बनाने के लिए काम किया है। और यहाँ पे बहुत सारे वॉच टावर्स भी हैं जो लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।